हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को स्वर व स्वर के भेद पढ़ाई थी। उसका पार्ट 1 पढ़ाई थी कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो आइए उसका पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, नंबर 2 है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद। देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर आप समझेंगे कि कैसे इसको बांटा जाता है। तो ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में जीभ तालु में, जीभ तालु में, ओष्ठ में टच करती है, उसी के आधार पर स्वरों को बांट दिया गया है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। ठीक, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए, उसी 11 स्वर को ही हम इतने आधार पर बांटते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर बट गया। उसके बाद जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का भेद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या है? अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अग्र का मतलब होता है आगे, मध्य का मतलब होता है बीच में, पश्च का अर्थ होता है बाद में। तो ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर जो होता है वो आपका होता है, अग्रस्वर जो होता है वो होता है आपका ई, ए और ऐ। ठीक, ई ए ऐ, ये 4 स्वरों का नाम क्या है? अग्रस्वर है। उसके बाद देखते हैं मध्य स्वर। मध्य का मतलब होता है बीच में। ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में जीभ का बीच वाला भाग काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर में केवल एक स्वर आता है, केवल अ। उसके बाद देखिए आ गया आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर किसे कहते हैं? ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में जीभ का बाद वाला भाग काम करता है। बाद का मतलब जो लास्ट में उससे जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? बाद, यानी पश्च वाला भाग कहते हैं। तो बाद वाला भाग जिसके उच्चारण में करेगा उसका नाम क्या दिया जाएगा? पश्च स्वर। अब देखिए 2 2 4 इसमें अग्रस्वर में आ गए, एक मध्य स्वर में आ गया, बचा कितना? 6 बचा है। तो वो सब किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर में आ जाएंगे। केवल री को इसके विभाजन में नहीं रखते हैं, इसलिए आपका कौन सा स्वर इसमें आएगा देख लेते हैं। ये छोटा है तो यहाँ आ जाएगा आपका बड़ा अ। यहाँ छोटी बड़ी दोनों है तो यहाँ आ गया छोटा ऊ, फिर यहाँ आ गया बड़ा ऊ। यहाँ आपका ए है, यहाँ ऐ है तो यहाँ हो जाएगा ओ और हो जाएगा अ। ठीक, ये इतने स्वर जीभ के प्रयोग के आधार पर हैं। इसके आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। याद कैसे करेंगे? अग्र का मतलब होता है आगे, आइए, आगे आइए। तो ई ए ऐ, आ ई ए, यही है। जब ई होगा तो ए ऐ भी है। जैसे यहाँ ई है तो बड़ी ई भी होगी, ए है तो ऐ भी होगा। ए और ई को याद करना है। अग्र का मतलब आगे,
अब आइए में बड़ा आ लिखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आ किस में रखेंगे, हम अग्रस्वर में रखेंगे। ये देखिए मध्य जो यम है अंग्रेजी में हम इसको किससे बनाते हैं, एम से बनाते हैं, और ये क्या है, अ है। तो अ किससे बनता है, ए से बनता है। मध्य स्वर क्या हो गया, मध्य स्वर क्या हो गया, छोटा अ, छोटा अ, एम ए, इसको क्या कहते हैं, मध्य स्वर। एक मास्टर डिग्री होती है उसका नाम होता है एमए, उसको हम क्या कहेंगे, एमए। तो एम से हो गया मध्य स्वर और ए से हो गया छोटा अ। ये 5 स्वर आपको याद हो जाएंगे। तो ये जो बचेगा बाकी सब हम किस में रख देंगे, उपस्थ स्वर में रख देंगे। ठीक, आइए नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। देखिए मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है विवृत स्वर, विवृत स्वर। दूसरा होता है अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। तीसरा होता है संवृत स्वर, और चौथा क्या होता है, अर्धसंवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर। मुखाकृति का मतलब क्या होता है, मुख धन आकृति बराबर मुखाकृति। ठीक, तो मुखाकृति के आधार पर जैसे ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में मुख का आकार बनता हो या मुंह खुलता हो, उसे क्या, इसको मुख द्वार खुलने के आधार पर भी नाम दिया जाता है। लेकिन आप ये जानिए कि मुखाकृति कहिए चाहे मुख के आधार पर कहिए, स्वरों के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। विवृत स्वर, अर्धविवृत, संवृत स्वर और अर्धसंवृत। विवृत स्वर का अर्थ, विवृत स्वर किसे कहते हैं और विवृत शब्द का अर्थ क्या होता है। विवृत का मतलब होता है कि ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में मुख द्वार मुख द्वार पूरा खुलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, विवृत स्वर। जिसमें मुख द्वार पूरा खुलता हो उसे हम क्या कहते हैं, विवृत स्वर। इसकी संख्या कितनी है, 3। आ, ई, ई नहीं रहेगा, आ, ऐ और औ। ये 3 स्वर क्या कहलाते हैं, विवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धविवृत स्वर कहते हैं। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। तो ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलेगा उसे हम क्या कहेंगे, अर्धविवृत स्वर कहेंगे। अब देखिए याद कैसे करेंगे, अर्धविवृत स्वर बहुत बच्चों को याद नहीं होता है, और यह किताब में लूसेंट में भी गलत दिया है। ये प्रमाणिक किताब है, उसमें से मैं कई किताबों को मिलाकर बता रही हूँ आप लोगों को, और यह क्वेश्चन आपका गलत कभी नहीं हो सकता है, ये मेरी गारंटी है। अर्धविवृत स्वर क्या क्या होता है, छोटा अ, ये हो गया ए, और ए हो गया ओ। ये क्या हो गया, अर्धविवृत। ये विवृत, ये अर्धविवृत। आइए हम लोग संवृत देखते। देखिए संवृत शब्द का अर्थ होता है पूरी तरह से बंद, लेकिन जब पूरी तरह से बंद होगा तो उच्चारण कैसे किया जाएगा, इसलिए संवृत स्वर जो होता है उसका मतलब पूरी तरह से बंद होता है, लेकिन यहाँ जो होगा लगभग बंद होता है, ऐसे हम उसकी परिभाषा लिखते हैं। ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद होता है,
हम उसे कौन सा स्वर कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं। संवृत स्वरों की संख्या कितनी है? तो 2 है। वो है बड़ी ई और बड़ा ओ, बड़ी ई और बड़ा ओ। ठीक। अब देखिए अर्ध संवृत स्वर कौन होते हैं? ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद हो, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। अर्ध संवृत स्वर देखिए, इसमें मुख द्वार आधा बंद हो और अर्ध विवृत में मुख द्वार आधा खुला हो, तो बात एक ही हुई, लेकिन परिभाषा में इसमें आधा खुला होगा और इसमें बंद होगा। जिस तरह से ये एक गिलास है और इस गिलास में इतना पानी है, तो ये आधा गिलास पानी है। अब आप इसके लिए 2 वाक्य बना सकते हैं, गिलास आधी खाली है और गिलास आधी भरी है। तो बात वही हुई परिभाषा में, लेकिन उल्टा सीधा मत लिखिएगा। अर्ध विवृत का मतलब मुख द्वार आधा खुला हो, अर्ध संवृत का मतलब मुख द्वार आधा बंद हो, उसे क्या कहते हैं? अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। ये हो गया छोटी ई और ए हो गया छोटा ऊ। देखिए स्वर में 11 स्वर हैं देवनागरी लिपि में, तो जब आप लोगों को लिंग पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपका जो पूरे स्वर में यदि कभी भी क्वेश्चन करता है कि कौन सा स्वर स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है, तो री, छोटी ई, बड़ी ई को छोड़कर बाकी सभी स्वर क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक। तो ये देखिए मुखाकृति के आधार पर नंबर 3 था। इसके आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांट दिया गया। विवृत स्वर में आएगा बड़ा आ, आए और औ। उच्चारण करके आप देख लीजिएगा। अर्ध विवृत में देखिए बड़ा आ का छोटा हो गया, इसका छोटा हो गया और इसका छोटा हो गया। ठीक। इस तरह हम अपनी ट्रिक बनाएंगे और याद करेंगे। बाकी और आपको वैसे भी याद होता तो याद कर लीजिएगा। संवृत स्वर में बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब अर्ध संवृत स्वर में छोटी ई और छोटा ऊ। कोई दिक्कत है इसमें? कितने बच्चों को नहीं याद होता है? तो आप ये जानिए कि इसको इस तरह ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। आइए नंबर 4 देखते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर नंबर 4 हो गया, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए मैं परिभाषा बता रही हूँ, मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, समय फालतू खर्च नहीं, मैं उतनी परिभाषा बता दे रही हूँ। आपको अगर लिखना है तो आप अपने हाथ में एक कॉपी कलम लेकर लिख लीजिएगा, या तो मैं जो लिख रही हूँ उसकी ट्रिक बना के आप याद करिए। आपको वहाँ परिभाषा दिया होता है तो उसका ऑप्शन भी दिया होता है। केवल आप वीडियो को सुन लेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ हमको समझ में आया। चैनल अगर पसंद हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोगों की एक लाइक जान लीजिए कि मेरा मोटिवेशन, मुझे प्रेरणा देती है कि हाँ मेरे अंदर क्या कमी है, क्या सही है, क्या गलत है। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आइए देखते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 होता है वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर, और नंबर 2 होता है आवृत्तमुखी स्वर। ठीक। वृत्तमुखी स्वर नंबर 2, आवृत्तमुखी स्वर। देखिए वृत्त का मतलब क्या होता है? गोला। अ का मतलब नहीं होता है, तो ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में ओष्ठ का आकार गोले जैसा बनता हो उसे वृत्तमुखी, जिसमें नहीं बनता हो उसे आवृत्तमुखी कहते हैं। वृत्तमुखी में ओष्ठ गोले जैसा बन जाएगा, आवृत्तमुखी में गोले जैसा नहीं बनेगा। तो देखिए वृत्तमुखी स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, पहले आप उच्चारण कर लीजिए। आ उ ऊ, तो गोला बना, उ ऊ गोला बन गया। उसके बाद री तो आएगी नहीं इसमें, ई नहीं आया,
आ नहीं आया, उ आया, फिर उसके बाद ए नहीं गोला बना, फिर आ गया आपका ओ गोला बना, आओ गोला बनाना। तो ये 4 स्वर क्या कहलाएंगे? वृत्तमुखी। आपको याद कर लेना है, बाकी के जो स्वर आ जाएंगे वो किस में आ जाएंगे? आवृत्तमुखी में आ जाएंगे। जैसे आपका हो गया आ ई उ इसमें आ गया है, री है ही नहीं, इसमें क्या आ जाएगा? ए और अ। इतने स्वर आपके क्या हो गए? आवृत्तमुखी। कोई दिक्कत आप लोगों को हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक से बता रही हूँ कि आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा अगर आप लोग एक बार भी वीडियो देखते हैं तो। देखिए ये नंबर 4 हो गया। अब नंबर 5 जो होता है ये स्वरों के भेद का लास्ट भेद है। नंबर 5 जो होता है वो होता है पांचवा जो होता है वो होता है नाक व मुख से वायु निकलने के आधार पर। निकलने के आधार पर देखिए, नाक व मुख से वायु निकलने के आधार पर स्वरों के भेद। तो नाक व मुख से वायु निकलने के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है अनुनासिक स्वर। कौन सा? अनुनासिक स्वर। और नंबर 2 होता है निरानुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर और निरानुनासिक स्वर। देखिए अनुनासिक स्वर भी होता है और अनुनासिक व्यंजन भी होता है। अनुनासिक स्वर जो होते हैं ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में नाक और मुख दोनों से वायु निकलती है उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। और ऐसा स्वर, देखिए निर जिस शब्द में लगा है, निर एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है रहित या तो बिना। ठीक, तो ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में केवल मुख से वायु निकले, नाक से न निकले, उसे हम क्या कहते हैं? निरानुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर में कौन कौन आते हैं? कोई भी स्वर होगा उस पर चंद्र बिंदु होगी, वो क्या कहलाएगा? अनुनासिक स्वर कहलाएगा। आप कहाँ तक करेंगे? आँव तक। ठीक, ये आपका क्या हो गया? आँव तक करेंगे। ये आपका क्या हो गया? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी। ये कहाँ तक करेंगे? आँव तक करेंगे। ठीक, तो ये क्या कि किसी भी स्वर पर यदि चंद्र बिंदु लगा है तो उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन, जहाँ परिभाषा में यहाँ स्वर बता रहे हैं, जैसे ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में नाक से भी उच्चारण किया जाए उसे हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। और ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में नाक व मुख दोनों से उच्चारण हो उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो स्वर, कोई किसी भी स्वर में चंद्र बिंदु लगा दिए वो क्या हो गया? अनुनासिक स्वर। जैसे हम लिखते हैं चाँद। अब ये तो च है, ये क्या है? बड़ा अ है, इसे अनुनासिक बड़ा अ कहते हैं। ठीक, जैसे हम लिखते हैं गाँव, तो इसमें बड़ा है। लिखेंगे परछाई, तो अनुनासिक ई आई ना। ऐसे ही शब्दों में जहाँ जिस स्वर में चंद्र बिंदु हो उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। निरानुनासिक, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में केवल मुख से वायु निकले उसे हम निरानुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ ई, कोई भी स्वर हो उसे हम क्या कहते हैं? निरानुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का स्वर समाप्त हो गया और उसमें केवल स्वर में आपका 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं जिसका नाम होता है अंग और अ। इसको अनुस्वार के नाम से जाना जाता है और इसको विसर्ग के नाम से जाना जाता है। देवनागरी लिपि में केवल 11 स्वरों का वर्णन है जिसमें अंग अह का वर्णन नहीं है। देवनागरी लिपि में कितना है? केवल 11 स्वर हैं।
बाकी और भी कोई दिक्कत होगी स्वर को लेकर तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, व्यूज़ बढ़ाइए, आप लोग बढ़ा नहीं रहे हैं। धन्यवाद।